अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। आज वफाकी हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पार्लियामेंट हाउस में पेश कर दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 8500 अरब रुपए का ये बजट है, तीसरा बजट है और 5700 अरब रुपए के टैक्स अहदाफ रखे गए हैं अगले माली साल के लिए। और अभी जो इस साल टैक्स अहदाफ अभी तक हासिल हो सके हैं वो 4100 अरब रुपए हासिल हुए हैं और उसको एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर वफाकी हुकूमत पोर्ट्रे कर रही है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की बढ़ी है और मजीद भी आने वाले फ्यूचर में बढ़ेंगी। लेकिन ये भी दूसरी तरफ देखने की जरूरत है, जो वजीर खजाना ने आज बजट स्पीच में भी कहा है कि हमारी 25 अरब डॉलर्स तक हमारी एक्सपोर्ट्स जा सकती हैं। अभी तक 11 महीनों की जो एक्सपोर्ट्स है, जिसके नंबर मेरे सामने 22.56 अरब डॉलर्स हमारी एक्सपोर्ट अभी तक हुई है। इंपोर्ट का नंबर बड़ा नंबर हो गया हुआ है, जिस बात पर पीटीआई की हुकूमत खासी तनकीद का निशाना बना रही थी कि जो नवाज शरीफ की और नून लीग की हुकूमत थी उसमें इंपोर्ट बहुत ज्यादा की गई थी और वो बहुत सारे आर्गूमेंट्स भी देते रहे कि ये बुनियादी तौर पर सी पैक की मशीनरी और बाकी खासी जो सनत में तरक्की हो रही थी उसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ा था। लेकिन पीटीआई उस आर्गूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं थी। बहरहाल 1330 अरब रुपए दिफा के लिए रखे गए हैं। एक अच्छी खबर ये कही जा सकती है कि कम अज कम तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपए कर दी गई है। अब कोई भी मजदूर है उसकी मिनिमम जो मजदूरी होगी पर मंथ वो 20,000 रुपए होगी। 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी इजाफा किया गया है। पहले 15% का कहा जा रहा था लेकिन फिर 10% कर दिया गया बिलाखिर। और मोबाइल फोन की दरामद पर भी टैक्स लगा दिया गया है और फोन करने पर अगर 3 मिनट से ज्यादा आप कॉल करेंगे तो उस पर भी ड्यूटी लगा दी गई है। और इसके अलावा इंटरनेट पर भी ड्यूटी लगा दी गई है। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि 10 करोड़ लोग हैं जो ब्रॉडबैंड यूज करते हैं पाकिस्तान में, तो इस पर लगना। और हुकूमत ने शायद वो उसी आर्टिकल से ये आइडिया पिक किया है। एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि हमने आईटी की सनत को बढ़ाना है। कल इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वजीर खजाना साहब, उसमें कह रहे थे कि इंडिया ने 10 सालों में अपनी जो आईटी की एक्सपोर्ट है उसको 100% बढ़ा ली है और हमारी जो है अभी 50% बढ़ी है पिछले साल से, चूंकि कोविड था तो उसकी वजह से हमारा जो आईटी सेक्टर है उसने खासा ग्रो किया है। तो लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के भी इकदाम कर रहे हैं जिससे आईटी की सनत को नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि शायद इसको रिवर्स कर लें, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि क्या करने जा रही है हुकूमत। और महंगाई को कम करने के लिए कहा जा रहा है कि जो बजट वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया गया है इससे महंगाई खासी कम होगी। बात करने की जरूरत है कि ये अवाम के लिए रिलीफ फराहम करेगा या तकलीफ का बायस बनेगा आज वाला बजट, इस पर बात करेंगे। गर्दशी कर्जों के हवाले से भी बहुत बात हो रही है कि 2300 अरब रुपए हो गए हुए हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बिजली के जो रेट्स हैं, निर्ख है, उनको भी कम होना चाहिए, चूंकि बिजली के बिल बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर बन गया हुआ है किसी भी हाउस होल्ड के लिए, तो इसको कम होने की जरूरत है। वजीर खजाना ने कल ये बात की कि हमें आईएमएफ ने ये प्रपोज किया था और ये सजेस्ट किया था, बल्कि वो फोर्स भी कर रहे थे कि बिजली के निर्खों को बढ़ाना चाहिए। हमने उनको जवाब दे दिया, इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल बिजली के निर्ख नहीं बढ़ाने और ना ही हमने टैक्स बढ़ाना है, बल्कि हम टैक्स नेट में इजाफा करेंगे। इन तमाम जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स रखे गए हैं, जो बातें की जा रही हैं, उसमें किस हद तक कामयाबी अभी तक हुकूमत को मिली है और फ्यूचर में मिल सकेगी। दूसरी जानिब हमने एक अच्छी चीज देखी है आज पार्लियामेंट हाउस में कि अपोजिशन का रवैया मस्बत था, एहतजाज करती जरूर नजर आई लेकिन उस तरह से नहीं था जिस तरह से पिछले सालों में हुल्लड़बाजी होती रही है कि वज़ीर आज़म के सामने आ जाना या जो स्पीकर डेस्क के बिल्कुल सामने आ जाना और सामने आकर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देना और पेपर्स फेंके जाते थे, किताबें फाड़ी जाती थी और इस तरह की बहुत सारी चीजें की जाती थी। बहरहाल दूसरी जानिब अपोजिशन ये भी कह रही है कि ये आदादो शुमार का गोरख धंधा है और जो आदादो शुमार हुकूमत की जानिब से पेश किए जा रहे हैं वो भी गलत हैं। इस पर बात करेंगे। बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब साबिक चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, साबिक वजीर ममलकत भी हैं। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर फरूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं और आम आदमी के जिंदगी के हवाले से जो माली मुश्किलात हैं उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब माहिर मईशत हैं, अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं हारून शरीफ साहब आपसे शुरू कर लेता हूं, आपको ये बजट कैसा लगा? आम आदमी के लिए रिलीफ फराहम करेगा?
जी शुक्रिया। देखें, ये जो बजट है, गिवन के जो हमारी फिस्कल स्पेस अवेलेबल है, जो कि बहुत कम है, 90% तो हमारा फिक्स्ड खर्चा डे वन पर बजट में होता है, उस हिसाब से इसके बैलेंस्ड है। काफी चीजों को इसमें रिलैक्स करने की भी कोशिश की गई है। जहां तक ऑन ए लाइटर टोन जो आपने इंटरनेट की बात की है, मेरा ख्याल है कि उसको हुकूमत को इमीडिएटली रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि फेडरल बजट का जो एम्बिट होता है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक है। तो वो अगर हमने आईटी को फैलाना है तो इंटरनेट के ऊपर एफईडी लगाना तो फेयर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बजट के 3 जाविये हैं जो आपके लिए, अवाम के लिए जानना जरूरी है। एक है कि ये हुकूमत की पॉलिसी को कितना रिफ्लेक्ट करता है, वो इसका मीडियम टर्म जाविया। तो जो हुकूमत की पॉलिसी जो बात कर रहे हैं कि हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, तो कुछ चीजें उसके अंदर उसकी इंडिकेशन दे रही हैं। दूसरा ये होता है जो आपने जिक्र किया, गर्दिशी कर्जे वगैरह, कि ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को एड्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं उसको, वो असल रिफॉर्म्स तो वो हैं, तो वो करना अभी मेरे हिसाब से जो 3 साल से नहीं कर पाए, वो इलेक्शन के आसपास मजीद मुश्किल है। तो वो आई थिंक वो एलिमेंट इसमें कम है। तीसरा ये है कि अगर अभी जो है रिलीफ क्या दी गई है लोगों को, कि इसके लिए जो आपने बात की है कि गरीब के लिए और जो तनख्वाहदार तबका है, तो उसके अंदर जो है 2-3 इकदाम हैं। एक तो ये है कि कुछ चीजों की कीमतें घटाई गई हैं, छोटी कारों की घटाई गई हैं, सो लोगों को, ताकि उनकी जो है ये रेंज के अंदर आ हारून सके। शरीफ साहब, ये गरीब आदमी के लिए घटाया गया है? जी, ये मैं मुतवसत तबके की बात कर रहा हूँ, 800 सीसी से छोटी गाड़ी की। जो गरीब है उसके लिए तो एहसास प्रोग्राम में एलोकेशन बढ़ाई गई है, जो बिल्कुल पुअर है। मैं पहले आपको इसके जो उन्होंने किया क्या है वो अर्ज कर दूं। एसएमईज के लिए एलोकेट किया गया है पैसा, ताकि लोग जो है, और कामयाब जवान प्रोग्राम को बढ़ाने की बात की गई है। तो जो आम आदमी की जिंदगी है, एक तो जो 10% इंक्रीज है सैलरी में सैलरीड क्लास की, उसको आई थिंक टारगेटेड होना चाहिए था लोअर तबके के लिए ज्यादा, और जो गवर्नमेंट के सीनियर अफसरान हैं उनके लिए कम होना चाहिए था। जो दूसरी चीज, क्योंकि उस पर डिस्पैरिटीज है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप 3 साल की इन्फ्लेशन देख लें तो 10% तो इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं करती। तो कुछ हेल्प तो करेगी, लेकिन उनकी कोई कंजम्पशन की इनकम नहीं बढ़ पाएगी इसके साथ। तो इसको देखने की खासी जरूरत है। तीसरी चीज ये है कि जो लोग सारे, कल भी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, हमें गवर्नमेंट को कुछ नंबर्स देने पड़ेंगे कि जो रिलीफ के मय्यज हैं, इसका टारगेट ऑडियंस क्या है और इसका इंपैक्ट कहां आ रहा है। तो वो समहाउ वो नंबर्स बाहर नहीं आ रहे, सिम्त नजर आ रही है, लेकिन लोगों को यकीन तब आएगा जब हम नंबर्स देंगे, इतने कारोबार बढ़ गए, इतनी नौकरियां आ गई, तो फिर ये बात बननी शुरू होगी। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से जितना इसमें, ना तो ये कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल बजट है, ना ही ये रिप्रेसिव है। अंडर द करंट सिचुएशन जहां पर ग्रोथ की पॉजिटिव डायरेक्शन शुरू हुई है, आई थिंक ये एक बैलेंस्ड कोशिश है मैसेजेस देने की कि हुकूमत क्या सोच रही है। एंड आई होप कि आईएमएफ के साथ इसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो गई है। अगर नहीं हुई है तो फिर हमें बजट में रद्दोबदल करना पड़ता है, फिर इसकी सैंक्टिटी जो है वो खराब हो जाती है। बिल्कुल सही है। और हारून शरीफ साहब, अगर हम ये बात करें कि जैसी काफी सारी पॉजिटिव चीजें आपने गिनवाई हैं, महंगाई कम हो सकेगी, आटा चीनी घी सस्ता हो सकेगा? जी, वो मुश्किल है, क्योंकि खाली बजटरी इंटरवेंशन से या टैक्स घटाने से वो कुछ फर्क तो पड़ता है, लेकिन इसकी जो ये कॉम्प्लिकेटेड, अब 2 चीजें हैं। जैसे वजीर खजाना ने खुद कहा कि हम खुराक की जो चीजें हम हैं उसके लिए हम नेट इंपोर्टर हो चुके हैं। अब ये फ्यूचर के लिए एक बड़ी सीरियस चीज है जिस पे गौर करने की जरूरत है कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री जहां पे हम कह रहे हैं बम्पर क्रॉप्स भी कुछ आई हैं, लेकिन हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो महंगाई के लिए हमारी वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस पे डिपेंडेंस बढ़ जाती। तो आई थिंक ज़राई शोबे के मुतल्लक उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इमरजेंसी के लिए फूड सिक्योरिटी पे काम करने की जरूरत है। तो एक तो एंगल महंगाई का ही है। दूसरा महंगाई का एंगल एडमिनिस्ट्रेटिव है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव है और उसमें गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि महंगाई जो है वो सूबों का और मार्केट्स का इंटरेक्शन और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है, वो इस्लामाबाद से कंट्रोल नहीं हो सकता। तो उसकी कोऑर्डिनेशन में बहुत फ्रेगमेंटेशन है, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो वो उसका एक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है।
तीसरा इश्यू जो था, जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट का था, उस पर बहुत बात हो चुकी है। वो तो उन्होंने अगले 2 माह के लिए 7% पे रखा हुआ, कोर इन्फ्लेशन से लिंक करके। मेरा जाती ख्याल है कि लोगों को ये टारगेटेड सब्सिडीज देती जाएगी हुकूमत, ताकि वो जो प्राइस के शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल अभी मुझे मुश्किल दिख रहा है। मुश्किल नजर आता है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपको 4-5 अच्छी चीजें क्या नजर आई और 4-5 चीजें जो डिजास्टर नजर आई आज के बजट में? अगर मुस्बत इशारियों से शुरू कर लें शाहिद साहब, 2-3 मुस्बत चीजें जो मुझे उसमें नजर आई हैं आज बजट में भी, और कल जो इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया गया था उसके अंदर। एक तो जो सेल्फ असेसमेंट के हवाले से वजीर साहब ने कहा, वजीर खजाना साहब ने, वो मेरा ख्याल एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। वो कह रहे हैं कि ये सेल्फ असेसमेंट है, जो आप गोशवारा बना के भेजेंगे उसको असेसमेंट ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि टैक्स के जो अफसरान हैं उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो टैक्स गोशवारा फाइल करने वालों को किसी तरह हरास करें। फिर थर्ड पार्टी ऑडिट का भी जिक्र किया गया कि अगर आपका गोशवारा ऑडिट में आता है तो फिर वो एक थर्ड पार्टी होगी जो उसको ऑडिट करेगी। ये मेरा ख्याल है कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फिर जैसे आपने जिक्र किया कि विद होल्डिंग टैक्सेस की शरह भी कम हुई है, और कुछ आइटम से वो कम्प्लीटली उसको उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है। फिर कल के हवाले से हमने देखा कि जो एक स्लो डाउन हो रहा है कर्जा जात जिस रफ्तार से लिए जा रहे थे, पहले 2-2.5 साल का जो अरसा था उसमें कर्जा जात लेने की रफ्तार शायद तब बहुत ही तेज थी और बहुत ही परेशान कुन थी। औसतन 15 अरब रुपया और रोजाना का इजाफी कर्जा लिया जा रहा था। अब जो इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है उससे महसूस ये होता है कि आखिरी क्वार्टर में अभी भी कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार जो है वो जरा स्लो डाउन हो गई। और चौथा एक चीज थी कि जो नेशनल सेविंग्स है, यानी कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो मिलके अपनी सेविंग करते हैं सालाना, वो पिछले साल 13% थी, इस साल वो 15% आ गई। अब ये सेविंग्स का वो पूल होता है जो आपको अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसलिए कि सरमायाकारी के लिए जो पूल आपके पास अवेलेबल है वो बढ़ गया है। तो ये एसेंशियली बड़ा बड़ा पॉजिटिव सा एक एलिमेंट है। और फिर LSM जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके हवाले से हुकूमत भी ने बहुत क्लेम किए हैं और हमें पता चला कि वो 9.3% के हवाले से परसेंटेज पे वो बढ़ी है। अच्छा, अब एक बुनियादी सवाल है, आज भी और कल भी मैं जाती तौर पे ढूंढता रहा कि हमें हुकूमत ये प्रोवाइड करेगी कि मैं जो आपकी बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है या कम हो रही, गुर्बत की शरह बढ़ रही है या कम हो रही है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इशारे हैं। हुकूमत जो भी कर रही है, 260 अरब रुपया आपके और मेरे टैक्सेस में से एहसास प्रोग्राम को दिया जा रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट भी हो रहा है, उसका कोई असर हो रहा है? क्या उसके नतीजे में गुर्बत कम हो रही है? क्या उसके नतीजे में बेरोजगारी कम हो रही है? तो ये आपको याद होगा कि जब एक रिपोर्टर साहब ने पूछा वजीर खजाना साहब से, तो उनको मालूम नहीं था। उन्होंने सानिया निश्चित साहब से पूछा कि बताइए ये क्या हुआ। उन्होंने कहा जी कि वो तो 2016 के बाद हमने 2016 के बाद हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। अब अंदाजा नहीं, शायद इसकी डॉक्टर फारूक साहब ये वजह भी हो सकती है कि गुर्बत पहले से बढ़ गई है और वो नंबर्स हमसे शेयर नहीं करना चाहते थे। ये बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है यही वजह है। तो देखिए, आप जितनी भी हुकूमती पॉलिसी बनाते हैं उसका जो अल्टीमेट मकसद होता है वो ये होता है कि आपने 22 करोड़ पाकिस्तानियों में जो शराय गुर्बत है उसको कम करना है। क्या वो हो रही है? ये जितनी भी एहसास प्रोग्राम है, जितनी भी बाकी पॉलिसीज की हुकूमत बातें करती है, उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब उसका असर आम आदमी के ऊपर क्या होगा? जी, इसी सवाल की तरफ मैं आना चाहता था। क्या इकदाम इस बजट में नजर आए हैं जो आम आदमी को, मुझे, आपको रिलीफ फराहम करेंगे? शायद साहब मुझसे सवाल? जी, आप ही से डॉक्टर साहब। देखिए, मुझे तो एक बहुत बड़ा वो जो कहते हैं कि डिस्कनेक्ट है। एक है घरेलू बजट जो आप और मैं घर पे बजट बनाते हैं, और एक है ये हुकूमती बजट। मुझे इन दोनों में कतई किसी किस्म का कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। यानी कि उसमें जो बजट आता है उसमें एक सियासी रुख है, वो हुकूमत हमें बताती है कि ये गरीब दोस्त बजट है, ये अवाम दोस्त बजट है, ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। ये हम आज से नहीं, ये पिछले 10, 15, 20 साल से ये वाले कलमात जो हैं ये सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो घरेलू बजट है जिसमें मैं समझता हूँ आटे की कीमत है, चीनी की कीमत है, माहाना बिजली का बिल है,
उसके हवाले से इस बजट का क्या ताल्लुक है? क्या आटे की कीमत जो है, जो 35 से 70-75 पे चली गई है, वो कम होगी? क्या चीनी कम होगी? क्या बिजली जो 11 रुपए यूनिट से 22, 23, 24 रुपए यूनिट पे चली गई है, वो नीचे आएगी? तो वो घरेलू बजट और हुकूमती बजट, यानी कि उसमें कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। तो आम आदमी के लिए ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, उसमें आम आदमी का क्या स्टेक? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इसी नोट पे छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पार्टिसिपेंट से बात करेंगे कि जैसे डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी कह रहे हैं कि बिजली का बिल जो है उसको कम होना चाहिए और होगा नहीं होगा। इसी तरह से जैसे गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि बम्पर क्रॉप्स हुई हैं कुछ 4-5, तो क्या हमारे लिए आटा सस्ता हो सकेगा? शुगर केन की अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो शुगर सस्ती होगी, और इसी तरह से आटे के बारे में भी कहा जा रहा है कि आटा हमें सस्ता अवेलेबल होगा। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर आबिद सुलैनी साहब, आज का बजट आपको कैसा लगा? आम आदमी को रिलीफ मिलेगा इससे? महंगाई कम होगी? शायद देखिए, दो अलग चीजें हैं। जो आज का बजट है, एक तो पहली चीज तो ये मेरे ख्याल में विद इन गिवन सर्कमस्टांसेस इससे बेहतर बजट शायद नहीं हो सकता था, क्योंकि आप नंबर्स को देखें, टोटल जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत के पास सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद बचेगा, वो टोटल 4497 अरब रुपए बचेंगे, यानी 44 रुपए उसके पास बचेंगे। कर्जों की अदायगी और सूद की अदायगी जो है वो 360 अरब रुपए है। डिफेंस जो है वो 1370 अरब रुपए है। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, वो 1119 अरब रुपए है। तो आप यूं समझिए कि 44 रुपए आपकी जेब में है, 30 रुपए आपने उधार वापस करने हैं, 13 रुपए आपने अपनी हिफाजत के लिए खर्च करने हैं, 11 रुपए आपने अपनी जो तनख्वाहें वगैरह उसके लिए खर्च करने हैं, और उसके बाद एक लंबा चौड़ा जो डेवलपमेंट का है एक्सपेंस, तकरीबन 2875 अरब रुपए, वो अलहदा है। तो इस सारे में जितनी आपकी चादर है, या आप सर ढांप सकते हैं, या आप पाँव ढांप सकते हैं, या दाएं साइड ढांपे या बाएं साइड ढांपे, कहीं ना कहीं पे उसमें जो है वो खला रह जाएगा। और जो भी इस वक्त बजट प्रेजेंट हुआ उसमें अगर वन लाइनर में देखूं शौकत तरीन साहब का जो मौकफ है, तो ऐसा लग रहा है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना चाह रहे हैं। और अगर वाकईतन ये हो जाता है, वो सारी जो ड्यूटीज और जो विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह और बाकी चीजों में जो छूट दी जा रही है, तो फिर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि एडिशनल रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो इसकी फ्लिप साइड है वो ये है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं आज $71 पर बैरल है, या कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और हुकूमत को ये देखना होगा। और जो पिंच है, जो आपने सवाल किया है कि महंगाई कम होगी कि नहीं, तो महंगाई बजट की वजह से नहीं बढ़ेगी, लेकिन महंगाई जो ये फैक्टर है, जो नेपरा या ओगरा, उनकी सिफारिशात को देखना होगा कि वजीर आजम कब तक रेजिस्ट कर सकते हैं, और अगर वो रेजिस्ट करना चाहेंगे तो फिर किस कीमत पर रेजिस्ट करेंगे, उसके लिए एडिशनल पैसे जो है वो कहाँ से आएंगे। तो अगर वो एडिशनल पैसे आते हैं तो महंगाई जो है वो नहीं बढ़ेगी, अगर वो नहीं आते तो महंगाई ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी। लेकिन जो रिलीफ मेजर प्रोवाइड किए गए हैं, शायद उससे बैलेंस या उससे ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती थी अपनी मौजूदा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में रहते हुए। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा डॉक्टर आबिद सुलैनी साहब? देखिए, जब इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो जाहिर है उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी, उसमें आपके कुछ लोग जो हैं वो उनको रोजगार मिलेगा और रेवेन्यू कलेक्शन के मौके बढ़ेंगे। छोटी गाड़ी की अगर कीमत कम होती है, छोटी गाड़ियां ज्यादा बनती हैं, तो आपको रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा होगा, कुछ जॉब्स निकल रही होंगी। एग्रीकल्चर में अगर कुछ प्रोग्रेस मिलती है तो वहां पे जॉब्स क्रिएट हो रही होंगी, तो बिल्कुल ठीक, इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो बहरहाल होगा। हारून शरीफ साहब, ये फरमाइएगा, बिजली के बिल कम हो सकेंगे, बिजली के निर्ख कम हो सकेंगे? दो हमने IMF को तो जवाब दे दिया और इनकार कर दिया है कि बिजली के निर्ख हम नहीं बढ़ा रहे, तो इससे कम हो सकेंगे? कोई गैस के निर्ख कम होंगे? देखिए जी, कम होना तो मुश्किल दिखता है, मल्टीपल वजूहात है, मैं उसमें तफसील में नहीं जाता। वी शुड बी कंटेंट कि अगर ये मजीद ना बढ़े,
तो वो इसको देखना पड़ेगा कि हमारी जो है इनएफिशिएंसीज हम कैसे बेहतर करते हैं, आईएमएफ के साथ हमारी क्या बात होती है। और जो जहां तक बिजली की कॉस्ट है, उससे ज्यादा तो अगर देखें, बारहा कहा जा रहा है, मसला तो डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, उसके लॉसेस में आ रहा है, गवर्नेंस में आ रहा है। तो वो गवर्नेंस को ठीक करता तो इससे लॉन्गर टर्म प्रोसेस। तो अगर हुकूमत यहीं पर कर देती है और जो गरीब तबका है उसके लिए कीमत कम रख पाती है, तो वो अच्छी बात है। ये जो बात हो रही है आपकी ट्रिकल डाउन की, ट्रिकल डाउन तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अभी तो ये है कि इकोनॉमी का पहिया चलाने की जरूरत है ताकि कुछ रेवेन्यू बढ़े, कुछ कारोबार चले। लेकिन जो 2-3 संजीदा चीजें हमें मीडियम टर्म एज इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर सोचने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान बात कर रहा है कि हम इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन को बढ़ाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में जब बड़ी इंडस्ट्री बढ़ती है और वैल्यू एडिशन होती है, रेवेन्यू के लिए तो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तनासिब से नौकरियां नहीं पैदा करती, क्योंकि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में कर रहे होते हैं, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत उतनी नहीं पड़ती। ये हमारे जैसे मुल्क में जहां पर हमारी लेबर की जो स्किल्स हैं वो एवरेज लेवल की हैं, हमें फ्यूचर ऑफ जॉब्स का सोचना है, और वो रिटेल में ही आ सकते हैं, सर्विसेज में ही आ सकते हैं, और वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ही आ सकते हैं। तो हमें यहां पर 12 अरब बहुत छोटी रकम है, हमें इसको देखने की जरूरत है कि इस सेक्टर को कैसे उठाया जाए, क्योंकि यहाँ इनोवेशन भी होती है, जॉब भी क्रिएट होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो दूसरी चीज ये है कि हमारे पास गरीब के लिए एहसास प्रोग्राम है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के चैनल बने हुए हैं। अमीर के लिए हमारे बैंक्स हैं, वो सारे के सारे ब्लू चिप्स पे फोकस्ड है या सरकार को कर्जा देते हैं। हमारे पास दरमियाने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के इदारे भी नहीं है जो रिस्क पे क्रेडिट दे सके। ये एक हमें गैप को फिल करना पड़ेगा। मेरी राय दोबारा से ये है कि माइक्रो फाइनेंस के जो बैंक्स हैं उनको उनका लेवल उठाया जाए, क्योंकि उनका नेटवर्क जो है वो इस तबके तक पहुंचता है। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, एक तो वो प्राइवेट है, वो क्यों हुकूमत की बात सुने हर चीज पे। दूसरा ये है कि उनका ब्रांच नेटवर्क श्रिंक हो गया, वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने जिस जिस मुल्क में देखा है वहां पर ये है। आखिर में मैं ये कहता चलूं कि ये जो इस वक्त जो हमारा बजट बनता है, लार्जली जो डेफिसिट है वो एक गिवन है कि वो बोरोइंग से पूरा होगा। तो जो ममालिक बोरोइंग के माइंडसेट में रहते हैं वो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म वेलफेयर या गुर्बत का खात्मा उस माइंडसेट में नहीं आ पाते, क्योंकि आप सारा वक्त कर्ज वापस करने का सोचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आपका सवाल कि ये जो अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबल आएंगी या नहीं आएंगी, ये बोरोइंग से नहीं आती है, क्योंकि बोरोइंग जो है वो आपका एक बड़ा डिफरेंट माइंडसेट है और आप सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे काम करते हैं, आप ये ट्रिकल डाउन की पॉलिसीज पे नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डॉक्टर फारूक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपसे बात करेंगे कि जीडीपी अगर बढ़ती है, जीडीपी रेट बढ़ता है, तो उससे आम आदमी को कैसे फायदा होगा और कितना फायदा होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, जिस जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं वजीर खजाना साहब, अगर वो अचीव हो जाता है तो इससे मुल्क में खुशहाली आएगी, आम आदमी को फायदा होगा और कैसे होगा? अच्छा शाहिद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि एक सर्वे सामने आया है जो फ्रेंच कंपनी है एप्सॉस, उसने किया है और उसने पाकिस्तानियों से पूछा कि ये जीडीपी ग्रोथ क्या होता है। 94% लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि ये क्या होता है। यानी कि जीडीपी ग्रोथ हम बैठ के या टेलीविजन पे डिस्कस करते हैं, आम आदमी का रियली जीडीपी ग्रोथ से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने आम आदमी को जीडीपी से कनेक्ट कर दिया है, सवाल ही इसीलिए किया। अब जीडीपी ग्रोथ देखिए, हमें जो किताबों में बताया जाता है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, दो किस्म की ग्रोथ है। एक कहलाती है प्रॉफिट लेड ग्रोथ, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मालदार लोग हैं, जो चीनी मिल मालकान हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर हैं, जो सीमेंट मिल के मालकान हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जो अब हमें पाकिस्तान में नजर आ रहा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट जिस तरह बढ़ा है और जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो बुल आ रहा है, जो कीमतें चढ़ रही हैं,
तो हमें दूसरा होता है वेज लेड ग्रोथ, यानी कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उसमें से जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़े और उसके नतीजे में ग्रोथ सामने आए, वो नहीं होता। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो औसतन आमदन है वो गिर रही है। वो पिछले 2 सालों में 10 से 12 से कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 15% जो है वो गिर गई है। तो यहाँ पे एक किस्म की वो प्रॉफिट लेड ग्रोथ नजर आ रही है। और डॉक्टर फारूक सलीम साहब, जो हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि बाइंग पावर बढ़ गई है आम आदमी की अगर इन्फ्लेशन बढ़ी है, ये बात कितनी दुरुस्त है? ये पर कैपिटा इनकम जो है ये निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब पूरे मुल्क की जो जीडीपी हम कहते हैं वो जीडीपी ले लेते हैं और उसको हमने डिवाइड करना है जो आबादी है। अब अगर आप जीडीपी आज की ले लें और आबादी 3 साल पुरानी ले लें तो फिर आपको एक इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। और इससे भी बेहतरीन काम आप शायद साहब ये करें कि आज की जीडीपी ले लें और 1947 की पाकिस्तान की आबादी ले लें तो आपको नजर आएगा कि हम अमेरिका से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। जी, और हुकूमत ने बिल्कुल यही किया है। 197 मिलियन की पॉपुलेशन लेकर उसको जीडीपी से डिवाइड कर दिया है, बजाय 207 मिलियन जो अफराद हैं उनको लेकर और जीडीपी पर डिवाइड करते हैं। खैर, ठीक हो गया। हारून शरीफ साहब, ये बताइए कि जो टैक्स अहदाफ रखे गए हैं 57 बिलियन रुपीस के, ये अचीव हो सकेंगे? जी, जो एनालिसिस मैं देख रहा हूं, अगर तो जीडीपी बाकी जितनी जा रही है बढ़ती है तो ये तकरीबन जो 10% रेवेन्यू है वो डिबेटेबल है, जिसको आप अगर देख लीजिए इन अहताब में 90% लोग कह रहे हैं कि इस ट्रेंड पे अचीव हो जाएंगे। वहां पर दो चीजें काउंट करेंगी। एक तो गवर्नमेंट ने कोई 250 मिलियन प्राइवेटाइजेशन का रखा है, 250 अरब रुपया जो है ये कर पाते हैं पहले 3 साल में, तो कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं, तो आई होप कि कुछ तो वहां से आएगा। दूसरा, इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस को घटाने की बात की है, तो गालिबन वो इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन अगर ये नहीं आ पाते हैं तो सोचने की बात यह है कि वो कट कहां पे पास ऑन किया जाएगा। तो वो कट अगर रिलीफ की साइड पे पास ऑन किया जाता है तो दैट वुड बी एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट इन दिस सिचुएशन। राइट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, जैसे हारून शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि एग्जेम्पशन कट करने की गवर्नमेंट बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी साल 1300 अरब रुपए के टैक्स एग्जेम्पशन हमने अवॉर्ड किए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स को। तो ये कितना बड़ा जुल्म है। और मैं आपको बताऊं ब्लैटेंटली कि उसमें आपके जो इनकम टैक्स में रिबेट दी गई है 450 अरब रुपए की एग्जेम्पशन दी गई है, उसमें जजेस भी हैं, उसमें जनरल्स भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और उसमें बिजनेसमैन भी हैं। चलो कि जो ब्यूरोक्रेट ये पॉलिसी बना रहा है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, क्यों चेंज करे? एग्जैक्टली डॉक्टर फारूक सलीम साहब, मैं तो इजाफी टैक्सों के वैसे ही खिलाफ हूं और उसकी वजह यह है कि आप अगर 2008 में जाएं तो तकरीबन 1000 अरब का हद था जो टैक्स का हमने पूरा किया। आज हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि 4170 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो आप टैक्स का बोझ देखें, 1000 अरब से 2008 में 4000 अरब पे हम पहुंच गए। मामला टैक्सेस का नहीं है, मामला हुकूमती खसारों और हुकूमती अखराजात का है। इसी पीरियड के दौरान जो हुकूमती खसारे हैं, अखराजात हैं, वो 1500 अरब से कहीं 8500 अरब पे चले गए। तो अब टैक्स तो जितना मर्जी लगा लीजिए, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मैं कहता हूँ खून भी चूस लीजिए, तो जो हुकूमती अखराजात है वो पूरे होने वाले नहीं। तो फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात पे, टैक्सेस के ऊपर नहीं। एक्सपोर्ट बढ़ सकेगी डॉक्टर फारूक सलीम साहब? मैं समझता हूँ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं उसको समझता हूँ जो बड़ा कंपेटिटिव सेक्टर है, वो दुनिया में और इस खित्ते में किसी भी सेक्टर के साथ compete कर सकता है। लेकिन जो उसकी इनपुट कॉस्ट है, उसका बिजली का बिल, उसका गैस का बिल और उसके ऊपर टैक्सेस का बोझ, वो भी उन्हीं मुल्कों के मुकाबले का होना चाहिए। लेकिन वैसे फ्रैंकली हम टेक्सटाइल सेक्टर को तो बहुत ज्यादा मुराद देते हैं, 100 अरब रुपए, 150 अरब रुपए, और उसके जवाब में वो 11 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट भी करता है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हारून शरीफ साहब, डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।